एक वक्त ऐसा भी था जब गृह मंत्री की बेटी बचाने के लिए 5 आतंकवादियों को रिहाई देना पड़ गया था। जी हाँ, 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद को देश का गृह मंत्री बनाना एक ऐसी घटना साबित हुई जिसे भारत के इतिहास में एक भारी भूल के तौर पर देखा जाता है। आखिर क्या हुआ था रूबिया सईद के अपहरण के दौरान? क्यों सरकार को गृह मंत्री की बेटी की जान बचाने के लिए 5 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला लेना पड़ा? और इस एक फैसले ने कश्मीर में आतंकवाद के पैर कैसे जमा दिए? चलिए आज रूबिया सईद अपहरण कांड से जुड़े इस पूरे विवाद की एक एक परत को खोलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे की असल सच्चाई क्या है। कैसे घाटी में फैला आतंकवाद? सबके मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर 1989 का वो दौर क्या था और कैसे कश्मीर की स्थिति अचानक इतनी भयानक हो गई। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1980 के दशक में अंत में जब केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी, इस सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद को देश का गृह मंत्री बनाया गया था। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी मुस्लिम नेता को देश के इतने बड़े और संवेदनशील पद यानी कि गृह मंत्रालय की कमान सौंपी गई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर के एक अनुभवी नेता थे, लेकिन उनके गृह मंत्री बनते ही जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों के हौसले अचानक बुलंद होने लगे। 80 के दशक में सीमा पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की शय पर घाटी में हथियार बंद आतंकवाद की नींव रखी जा चुकी थी। JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकी संगठन खुलेआम सड़कों पर घूम रहे थे। आम जनता के बीच खौफ और अनिश्चितता का माहौल था। इसी गंभीर माहौल के बीच गृह मंत्री बनने के महज 6 दिनों बाद ही यानी 8 दिसंबर 1989 की दोपहर को एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। तारीख 8 दिसंबर 1989, जगह श्रीनगर, घटना देश के गृह मंत्री की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद का अपहरण, मांग 5 खूंखार आतंकियों की बिना शर्त रिहाई, मास्टरमाइंड JKLF। गृह मंत्री की 23 वर्षीय बेटी डॉक्टर रूबिया सईद उस समय श्रीनगर के लाल डेथ अस्पताल में अपनी मेडिकल इंटर्नशिप पूरी कर रही थी। दोपहर करीब 3:45 पर जब वो अस्पताल से अपने घर के लिए एक मिनी बस में सवार हुई, तभी पहले से घात लगाए बैठे JKLF के आतंकियों ने बस को रुकवा दिया और बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया, यानी कि किडनैपिंग कर ली। ये कोई इत्तेफाक या साधारण वारदात नहीं थी। आतंकियों को अच्छी तरह मालूम था कि रूबिया सहित देश के गृह मंत्री की बेटी है। JKLF के शीर्ष आतंकी यासीन मलिक, अशफाक मजीद वानी और जावेद अहमद मीर जैसे कमांडरों ने बेहद सोची समझी साजिश के तहत इस अपहरण को अंजाम दिया था। रूबिया सईद को श्रीनगर के सोपोर इलाके में एक गुप्त ठिकाने पर ले जाकर छिपा दिया गया और इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का वो गंदा खेल जिसने भारतीय राज्य व्यवस्था की रीढ़ पर सीधा वार किया। आतंकियों ने गृह मंत्री की बेटी की सुरक्षित रिहाई के बदले भारत की जेलों में बंद अपने 5 खूंखार आतंकवादी साथियों को तुरंत आजाद करने की शर्त रख दी। कैसे मजबूर हो गए गृह मंत्री? अब सबसे बड़ा और सबसे कड़वा और सबसे दर्द भरा सवाल तो ये होता है कि जिस देश का गृह मंत्रालय पूरे भारत की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने का दावा करता है, वो आतंकियों की एक शर्त के सामने इस कदर मजबूर कैसे हो गया? जैसे देश के गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की खबर फैली, दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर श्रीनगर के राजभवन तक हड़कंप मच गया। सरकार पर अपनी ही बेटी को सही सलामत वापस लाने का भारी नैतिक और राजनीतिक दबाव बनता गया। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री
वीपी सिंह के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था आतंकियों के दबाव में ना झुकते हुए सुरक्षा बलों को कमांडो ऑपरेशन चलाने की पूरी छूट देना, और दूसरा रास्ता था आतंकियों की सभी शर्तों को मानकर सरेंडर कर देना। दुर्भाग्य से तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर दूसरा रास्ता चुना। दिसंबर 1989 में उन 5 तनावपूर्ण दिनों में श्रीनगर के राजभवन और दिल्ली के सत्ता के गलियारों में बंद कमरों के अंदर बैठकों का दौर चलता रहा। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शुरुआत में आतंकियों के सामने घुटने टेकने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि आतंकियों को छोड़ना राज्य के लिए आत्मघाती होगा, लेकिन दिल्ली से आए भारी राजनीतिक दबाव के सामने उनकी एक भी नहीं चली। आखिरकार 13 दिसंबर 1989 की शाम को भारत सरकार ने आतंकियों की मांग के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया। अब्दुल हमीद शेख, JKLF कमांडर, जावेद अहमद जरगर मुख्य साजिशकर्ता, मोहम्मद अल्ताफ भट्ट जो कि आतंकी नेटवर्क का प्रमुख माना गया, शेर खान सीमा पार हथियारों का सप्लायर था, मुश्ताक अहमद जरगर कंधार कांड का भी मुख्य आतंकी था। इन पांचों को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। जैसे ही ये आतंकी जेल से बाहर आए, रूबिया सईद को सुरक्षित छोड़ दिया गया। लेकिन इस एक फैसले की कीमत पूरे देश को और खास तौर पर कश्मीरी घाटी को अगले कई दशकों तक खून बहाकर चुकानी पड़ी। आत्मसमर्पण का भयानक नतीजा। जब गृह मंत्री की बेटी सुरक्षित वापस आ गई तो सरकार और परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात श्रीनगर की सड़कों पर कैसा खौफनाक मंजर था? चलिए जान लेते हैं कि इस एक आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर ने कश्मीर की तकदीर को किस तरह हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जेल से रिहा होकर बाहर आए उन 5 आतंकवादियों का श्रीनगर की सड़कों पर खुला जुलूस निकाला गया। आतंकियों के समर्थन ने जश्न मनाया, हवा में गोलियां चलाई, पटाखे फोड़े और भारत विरोधी और आजादी के नारे लगाए। इस एक घटना ने आतंकवादियों के मन से भारतीय कानून, पुलिस और सेना का खौफ पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्हें ये स्पष्ट संदेश मिल गया कि यदि भारत सरकार के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण करके देश की हुकूमत को झुकाया जा सकता है, तो वो भारत सरकार से बंदूक के बल पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस रिहाई के तुरंत बाद कश्मीर में जो कुछ हुआ उसने भारतीय इतिहास का सबसे खूनी और काला अध्याय लिख दिया। आतंकियों का मनोबल रातों रात आसमान छूने लगा और घाटी में अपहरण, लक्षित हत्याएं और सुरक्षा बलों पर हमले का एक न थमने वाला दौर शुरू हो गया। 1989 की इस ऐतिहासिक भूल के ठीक कुछ हफ्तों बाद जनवरी 1990 का वो काला दौर आया जब कश्मीरी पंडितों का संगठित नरसंहार और भयानक पलायन शुरू हुआ। आतंकियों ने मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से और अखबारों में विज्ञापन देकर कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने, धर्म बदलने या मरने की धमकियां दी। इसके परिणाम स्वरूप लाखों निर्दोष कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा। रिहा किए गए आतंकी बाद में फिर से आतंकी संगठनों की कमान संभालकर दर्जनों सुरक्षा कर्मियों और आम नागरिकों की हत्या का कारण बने। रक्षा विशेषज्ञों का आज भी मानना है कि यदि 1989 में सरकार ने दृढ़ता दिखाई होती तो कश्मीर कभी उस भयानक तबाही के दौर में न धकेला जाता। 35 साल बाद इंसाफ की घड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दशकों तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद अब इस केस में कानून का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। चलिए जानते हैं कि सालों बाद इस मामले में क्या बड़ा अपडेट सामने आया। दशकों बाद जब इस केस की फाइलें दोबारा खुली तो सीबीआई और विशेष टाडा कोर्ट में सुनवाई में बड़ा मोड़ आया। जुलाई 2022 में रूबिया सईद ने अदालत में पहली बार व्यक्तिगत रूप से पेश होकर
मुख्य आरोपी यासीन मलिक की पहचान की और साफ साफ कहा कि उसी ने उसका अपहरण किया था। इतना ही नहीं, यासीन मलिक जो टेरर फंडिंग केस में पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, इस केस में भी मुख्य आरोपी के तौर पर अदालत के कटघरे में खड़ा था। और हाल ही में दिसंबर 2025 में सीबीआई ने इस अपहरण कांड में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक 10 लाख के इनामी भगौड़े शफात अहमद शंगलू को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया, जो पिछले 35 सालों से कानून की नजरों से बचता रहा था। आज अदालतों में गवाहों की गवाही और पहचान के जरिए इस खूनी अध्याय के गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलाने की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में पहुंच रही है। तो रूबिया सईद अपहरण कांड और 5 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई केवल एक परिवार के संकट या फिर किडनैपिंग की साधारण घटना नहीं थी। ये भारतीय सुरक्षा नीति की सबसे बड़ी और शर्मनाक विफलताओं में से एक मानी जाती है। एक तरफ वो मानवीय पहलू है जो कहता है कि एक पिता के रूप में अपनी बेटी की जान बचाना प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी, लेकिन दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के जानकार इसे एक ऐसी ऐतिहासिक भूल मानते हैं जिसने भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाई और सीमा पार बैठे आकाओं को कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की सबसे बड़ी सफलता दे दी। 1989 का वो फैसला आज भी इतिहास के पन्नों पर एक तीखा सवाल बनकर दर्ज है। क्या किसी एक व्यक्ति या परिवार का हित देश की सुरक्षा और अखंडता से बड़ा हो सकता है? आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।